एक बार पुनः आपका स्वागत है यूपीएससी से भरे यूपीएससी और बिहार के अन्य एग्जाम के परीक्षा के करंट अफेयर के यानी समसामयिकी के मद्देनजर चलिए तो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक का समसामयिकी वर्ष की 2024 वॉल्यूम 1 पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था। लगभग हमने इतना टॉपिक पढ़ लिया था। एक बार फिर से हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे ये पढ़ा था अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, इससे संबंधित सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था चुनावी बॉन्ड क्या होता है, संवैधानिक असंवैधानिक करार कैसे दिया गया, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। चुनावी बॉन्ड योजना ये क्या, इसके बारे में पढ़ा था हमने। सल्लेखना जो कि जैन धर्म में होता है, देवकंबर श्वेतांबर, इसमें क्या होता है पढ़ा, इसके हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या अंतरिम बजट 2024-25 में जो ब्लू इकोनॉमी के मुद्दे बात हुई थी, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद क्या है लेखा अनुदान, जो कि संचित निधि से जो धन निकाला था उसके संदर्भ में पढ़ा था हमने। हिमालय में वनाग्नि, इसको भी पढ़ा था। हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मेंस के अकॉर्डिंग चल रही है, पीटी में वैसा महत्व नहीं है। उसके बाद क्या है परिहार के बारे में पढ़ा था, गुजरात सरकार के निर्णय के हमने पढ़ा था। दंड दंड से संबंधित जो शब्दावली आता है इसे हमने पढ़ा था। ये सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन जो सफल रहा है, इसे हमने पढ़ा था। और उसके बाद कौन सा तकनीक होता है रेड होल खनन तकनीक, रेड होल खनन तकनीक के बारे में पढ़ा था। इसे एनजीटी द्वारा क्या है कि 2014 में बैन कर दिया गया था, बावजूद इसके क्या है कि जब ऐसी आपदा आ गई इस समय इसका प्रयोग किया जाना अनिवार्य हो गया था, इसमें इसका प्रयोग किया गया था। ये मैंने पढ़ लिया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा ओदुवुर की नियुक्ति की गई थी, उसमें क्या है कि इसमें मैंने देखा था कि ओदुवुर होते क्या हैं। उसके बाद अलवार संत नयनार संत के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या 18वीं लोकसभा में जो आचार संहिता जो लागू हुए थे, इसमें 7 चरणों में आयोजन टोटल करवाया गया चुनाव के, जो क्या है कि 19 अप्रैल से 16 जून 2024 को समाप्त हुआ और 16 मार्च 2024 को इसकी घोषणा की गई। 16 मार्च 2024 को एक बार क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, इस मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है। और एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे। तो मुख्य चुनाव श्री राजीव कुमार थे और 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्त थे, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद राष्ट्रपति महोदया द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र की उपलब्धियों पर का उल्लेख किया गया था, ये भी हमने ओवरव्यू लिया था, ताकि पढ़ा नहीं था। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति संबोधन में क्या है जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आए थे, इसे हमने देखा था। 75वां गणतंत्र दिवस था, मुख्य अतिथि एमेनुअल मैक्रोन थे, संस्कृति मंत्रालय की झांकी को लोकतंत्र की जननी के रूप में विषय के रूप में प्रथम पुरस्कार मिला था, ये हमने देखा था। और आज अभी क्या है कि करंट अफेयर के दूसरे सीरीज में आज क्या है सेकेंड डे, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या है यह राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने फर्स्ट प्राइज, जबकि तमिलनाडु के वैष्णव पिचाई ने सेकंड प्राइज और राजस्थान की कनिष्का शर्मा थर्ड प्राइज जीता। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या। यह क्या है, युवाओं की आवाज है, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ा और सशक्त की थीम पर आयोजित किया गया। यह क्या है, एक संसद युवा संसद महोत्सव, इसका थीम क्या था, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ा और सशक्त की थीम पर आयोजित था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह इसका आयोजन कहाँ किया गया। 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यह क्या कह रहा है, युवा संसद देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर आयोजित किया गया। ये काफी सारे कुछ हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है भारत सरकार का युवा, इसमें देखते हैं हम लोग कि भारत सरकार का युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से युवा संसद का आयोजन किया गया। इन युवा संसदों का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन, दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता की स्वस्थ आदतें विकसित करने, युवाओं को संसद की प्रथाओं और प्रक्रिया के बारे में जानने में सक्षम बनाना, ये सब क्या इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके माध्यम से युवाओं को नेतृत्व गुणों को बढ़ाने की क्षमता का विकास करना, राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में
सक्षम बनाना, यही सब मुख्य रूप से इसमें कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल ब्रिज का, ये तो वीवीआई टॉपिक है, अटल ब्रिज का उद्घाटन, ये वीवीआई टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। देश में समुद्र के ऊपर सबसे लंबे सेतु अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 12 जनवरी 2024 को किया गया, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला यह सेतु है। तो 21.8 किलोमीटर 6 लेन से जुड़ा हुआ है, और यह पुल दक्षिण मुंबई सेवरी के रायगढ़ जिले के उड़न तालुका के नावा सेवा से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई के बीच क्या है, तेज कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यानी क्या क्या है कि दक्षिण मुंबई सेवरी को रायगढ़ जिला के उड़न तालुका के नहावा सेवा सेवा जोड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, आगे पिक्चर भी दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और इस पुल को क्या नाम दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु। मुंबई व नवी मुंबई के बीच की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे का समय अभी तक लगता था। यह दूरी इस पुल के रास्ते अब 20 मिनट में, जहाँ 2 घंटे लगते थे समय, अब कितना 20 मिनट में तय की जा सकती है। साथ ही इसके रास्ते से मुंबई से पुणे, गोवा, दक्षिण भारत जाने में भी कम समय लगेगा। देश में समुद्र के ऊपर बनाए गए इस दूसरे पुल की लंबाई समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर तथा जमीन पर लगभग 5.3 किलोमीटर है। मतलब क्या है, समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर, जमीन पर क्या है 5.3 किलोमीटर। इस पुल की आधारशिला रखी गई थी 24 मार्च 2016 को। और यह क्या है, इस परियोजना में किस देश की जो है एजेंसी का पैसा लगा हुआ है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जैका जिका द्वारा वित्त पोषित है। तो क्या है, किस देश की एजेंसी इसमें भाग ली है, जापान की। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। लगभग 80% परियोजना कुल लागत, इसका कुल लागत है 17,843 करोड़। ये हम लोग देखते हैं अटल सेतु आखिर किस प्रकार से है। ये देखिए, अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया। तो 12 जनवरी को 2024 को किया गया। इस दिन में क्या है, युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं, तो 12 जनवरी 2024 को इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। और क्या उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो है कि यह जो है 21.8, यह क्या है 21.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और 6 लेन का यह पुल है, जिसकी अनुमानित लागत है 17,883 किलोमीटर। और यह इसका दक्षिण मुंबई से लेकर सेवरी को लेकर नवी मुंबई के चिरले तक ही जुड़ेगा। और फिगर में आप लोग समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार समुद्र होते हुए जुड़ता है, जिसमें हमने देखा था 5.3 किलोमीटर क्या था, ये जमीन पर था ये वाला एरिया, और यहाँ पर समुद्र में क्या है, यह लगभग 16.5 किलोमीटर है। इस चीज़ को भी आप लोग देखेंगे। तो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे, नेशनल यूथ डे के अवसर पे अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो इसमें जहाँ पहले 2 घंटे लगते थे, अब लगभग 20 मिनट का समय जो है यात्रा करने में लगा। ज्ञातव्य कि भारत में समुद्र के ऊपर पहला बड़ा पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक है, जो मुंबई में ही बांद्रा एवं वर्ली को जोड़ता है। 5.6 किलोमीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन 2009 में किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में समुद्र के ऊपर पहला बड़ा पुल कौन सा है, बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो 5.6 किलोमीटर लंबा है, बांद्रा को वर्ली से होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वच्छ भारत 2023 के पुरस्कारों में 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर लगातार 7वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर बना। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये तो वीवीआई, ये भी वीवीआई है,
और इंदौर क्या है, लगातार 7वें वर्ष, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, 7वें वर्ष तक सबसे स्वच्छ शहर का ताज क्या है, इंदौर शहर के माथे सर सजा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 2023 के स्वच्छ पुरस्कारों में इंदौर को लगातार 7वें वर्ष यह स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंदौर मध्य प्रदेश में है, यहीं कहा जाता है सलमान खान का जन्म हुआ था। लगातार 7वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस वर्ष से यह पुरस्कार सूरत के साथ संयुक्त रूप से दिया गया, जबकि पिछले वर्ष में लगातार 6 बार अकेले इंदौर ने जीता था। तो इस बार क्या संयुक्त रूप से सूरत को ही मिला है, सूरत को भी ध्यान, सूरत के लिए भी काफी गर्व की बात है, खुशी की बात है कि अब सूरत भी जो है इंदौर की तर्ज पे अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और इसको सूरत को इस बार मिला है साथ ही संयुक्त रूप से। वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को किया। राष्ट्रीय स्तर के सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन आदि के अतिरिक्त जोनल व राज्य स्तरीय पुरस्कार भी इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 पुरस्कार क्रमशः महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो ये आपको महाराष्ट्र तो याद आपको रखना है। उसके बाद क्या है कि मध्य प्रदेश से ही कट के बना था छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश उसके बाद छत्तीसगढ़, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है स्वच्छ शहरों में तीसरा स्थान नवी मुंबई का, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष 3 स्थान क्रमशः सासवड़, महाराष्ट्र, पाटन और लोनावला ने प्राप्त किए। मतलब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यह तीनों पूछा जाएगा कि शीर्ष 3 पुरस्कार किनको मिले, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को। और 2023 का और 24 का क्या थीम था उसको भी हम लोग एक बार एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ सर्वे 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का थीम वेस्ट टू वेल्थ, यानी क्या 2023 का थीम क्या था, वेस्ट टू वेल्थ। वहीं 2024 का थीम क्या था, थीम क्या है, रिड्यूसेस रीयूज एंड रिसाइकल, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल थीम है। तो इस थीम को आप लोग ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने समझने जानने की कोशिश करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की शुरुआत 2016 में आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। कब हुई थी शुरुआत, अगर प्रश्न है 2016 में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। यह पुरस्कार स्वच्छ शहर, स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र, सुरक्षित शहर, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों में दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छता पहल है। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त करना था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जिसे 1 अक्टूबर 2021 को 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया। इसका लक्ष्य शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त करना है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देश में हिम तेंदुओं की संख्या 718 अनुमानित। तो यह भी क्वेश्चन क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से, इन्वर्समेंट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। हिम तेंदुआ, इनको स्नो लियोपार्ड भी कहते हैं, जो अधिकतर क्या है हिमालयन रेंज में जहाँ बर्फबारी होती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग कि देश में हिम तेंदुओं की संख्या के संबंध में पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण, मतलब क्या है, पहला वैज्ञानिक संरक्षण किया गया कहाँ हुआ था, 700, जिसमें 18 आकलित किए गए। हिम तेंदुओं की संख्या का आकलन कार्यक्रम स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन एसोसिएशन इन इंडिया इस्पे के तहत 2019 से 2023 के बीच 2 चरणों में इस डाटा का सर्वेक्षण, डाटा विश्लेषण के आधार पर देश में सर्वाधिक 477 हिम तेंदुए लद्दाख में। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पर जो है, इसके अनुमान से मिले लद्दाख में 477, जो कि लद्दाख अभी यूटीज भी बन गया है,
यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो शुरुआती 3 क्रम को ध्यान रखेंगे। हिमालय का आप लोग देखते होंगे, हिमालयन रेंज का जो विस्तार है, पहले तो हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह से बात करें, मतलब जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, सिक्किम भी है, और उसके बाद असम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। ठीक है, तो हिमालयन रेंज का इस तरह से विस्तार है। तो इस वाले एरिया में लगभग लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में क्या है कि हिम तेंदुए की अनुमानित संख्या का पता चला है, जो कि पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ था। लगभग कितने हिम तेंदुए हैं भारत में? 718। इसके बारे में और थोड़ा कुछ डिटेल है, उसको भी समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। देश में हिम तेंदुओं की गणना के इस कार्यक्रम में भारतीय वन्यजीव संरक्षण ने भूमिका राष्ट्रीय समन्वय की थी। विश्व में हिम तेंदुओं की संख्या 3000 से 7000 के बीच अनुमानित, जिसमें सर्वाधिक संख्या चीन में है। तो यह भी देखेंगे 3 से 7000 के बीच में क्या हिम तेंदुए, जिसमें सर्वाधिक संख्या चाइना में है। मतलब यह क्या है कि जैसे रेड डाटा बुक आप देखे होंगे, IUCN, मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा असुरक्षित यानी वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आप रेड डाटा बुक पढ़ते हैं, उसमें भी जो है इसको क्या है, असुरक्षित के श्रेणी में रखा गया है। तो ये सब चीज़ है जिसमें कि अभी आगे आगे इसमें देख रहे हैं कि अभी दिया हुआ भी है कि इसे IUCN के रेड लिस्ट में अति संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया। अति संवेदनशील, इसको ध्यान रखेंगे। और यह क्या है, हिम तेंदुआ पैंथेरा वंश का एक फेलिडे है। ठीक है, विश्व स्तर पर हिम तेंदुए 12 देशों में पाए जाते हैं, जहां 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन के तिब्बती पठार का है, इसके बाद मंगोलिया, फिर भारत का स्थान है। तो 1 नंबर चीन, 2 नंबर मंगोलिया, 3 नंबर भारत। भारत में हिम तेंदुए बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जो हमने देखा, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अब 2 इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये शहर जो है, 2 शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया, जिसमें क्या है, भारत के 2 और शहर ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनेस्को जो है, इसमें क्या है कि जो है 7 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क। इसमें शिल्प एवं लोक कला है, शिल्प एवं लोक कला, उसका बाद है डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला एवं संगीत। ठीक है, इस आधार पर किया जाता है। इसमें ग्वालियर को संगीत और कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ग्वालियर को किस रूप में? संगीत, और कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, यह पूछा जाएगा कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 शहरों को शामिल किया है। तो ग्वालियर और कोझिकोड को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या है कि इसी मिलाकर नेटवर्क शामिल शहरों की संख्या कितनी होगी? 350 हो गई है। और ग्वालियर और कोझिकोड को मिला के भारत में कितने हो गए हैं? अब शहरों की संख्या हो गई 8। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कितनी हो गई टोटल? 8 हो गया क्रिएटिव शहरों की संख्या, जिसमें हम लोग देखते हैं जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर है। ठीक है, जिसमें कि जयपुर को सबसे पहले 2015 में क्या है, और वाराणसी को शामिल किया गया था संगीत के क्षेत्र में। शिल्प कला के क्षेत्र में जयपुर को, संगीत के क्षेत्र में वाराणसी को 2015 में। इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ICH से तात्पर्य क्या है? ऐसी प्रथाओं, व्यवहारों, कलाओं और उत्पादों आदि है जिन्हें किसी सामाजिक समूहों द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का फैसला यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2003 में प्रारंभ किया था। ऐसी विरासतों की सूची का निर्माण यूनेस्को द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। 3 श्रेणी में इसे रखा गया था।
इतना डीप, चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जानकारी के दृष्टिकोण से भी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि गुजरात का गरबा नृत्य क्या है कि 15वीं भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है, जो कि 15वां के रूप में गुजरात में गरबा किया गया। इसको यहाँ लिया हुआ है, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में भारत की 15 सांस्कृतिक विरासतें हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला से अगर बात करें शुरुआती दौर से, तो ये है वेदों वेदों की चैटिंग, यानी 2008 में दिया गया। रामलीला को दिया गया। केरल का कुट्टियम रंगमंच नृत्य को दिया गया। गरवाल नृत्य की रमन्नम रम्मन पूजार उत्सव को दिया। केरल का डांस ड्रामा को दिया गया। राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य कालबेलिया को दिया गया। पूर्वी भारत का छऊ नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के लोकगीत और नृत्य कालबेलिया। केरल का डांस। पूर्वी भारत का छऊ नृत्य। लद्दाख के बौद्ध जप। मणिपुर का परंपरागत नृत्य और संकीर्तन। पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पंजाब की समुदाय विशेष की कला। योगा, हम लोग अभी 21 जून को मनाए थे वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, तो यह भी था, योगा को मिला है। नवरोज नवरूज नवयुग नवरूज आदि जो त्योहार होते हैं, इसको मिला था। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के कुंभ मेलों को मिला। कोलकाता की दुर्गा पूजा, और अभी क्या है, गुजरात के गरबा को भी मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं भारत सरकार की एक जो है गांवों को धरोहर को संजो के रखने की एक पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाई गई है। इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में पहले 6.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण के उद्देश्य मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अखिल भारतीय परियोजना है, ठीक है, जो जुलाई 2023 में शुरू की गई। इस परियोजना के तहत सभी गाँवों की मैपिंग पर लेखन कार्य इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सहयोग से किया जाना है। इसके लिए क्या है कि यह जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सहयोग से किया जाना है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अखिल भारतीय स्तर की यह योजना है। इसमें क्या है, देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 6.5 लाख गाँवों को सांस्कृतिक मानचित्रण के माध्यम से क्या है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह कार्य शुरू किया गया है। MGMD कार्यक्रम के तहत भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार की जानकारी एकत्र करने की सांस्कृतिक मंत्रालय की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, 6.5 लगभग लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना। 7 व्यापक श्रेणियों तक कला एवं शिल्प गांव, पर्यावरण दृष्टि से उन्मुख गांव, भारत की पाठ्य एवं शास्त्र सम्मत परंपराओं से जुड़ाव, रामायण महाभारत अन्य पारंपरिक किंवदंतियों महाकाव्यों से जुड़ाव, स्थानीय व राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ाव, वास्तुकला विरासत या अन्य कोई विशेषता जिसे उजागर करने की आवश्यकता हो आदि के अंतर्गत जानकारी इस परियोजना के तहत एकत्र की जाती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखे थे कि पर्यावरणीय दृष्टि से उन्मुख, इसको भी रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। चलिए हम लोग देखते हैं 2022 में देश में सड़क दुर्घटना के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। इसमें देख रहे हैं क्या क्या रिपोर्ट में आया है। वर्ष 2022 के दौरान देश में हुई सड़क दुर्घटनाओं और उसके परिणाम स्वरूप हुए मौतों के संबंध में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2023 में जारी की। भारत में दुर्घटनाएं, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022। इसमें क्या बताया गया है, वर्ष 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 11.9 लाख प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि क्या है कि 4,12,432 से बढ़ के हो गया कितना, 4,61,312। तो सड़क दुर्घटना में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह हालांकि आगे बताया होगा, लेकिन हमें क्या है कि जब भी हम बाइक चलाते हैं या 2 पहिया वाहन चलाते हैं, हमें हेलमेट पहनने का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में क्या है, जूते भी अवश्य पहने। इन दोनों बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर पीछे अगर को पैसेंजर बैठे हैं या फिर पीछे कोई बैठे हैं, तो उनको भी आप जो है अवश्य जो है हेलमेट पहनने को कहें, और या फिर जूते भी इसके साथ पहने। तो सबसे पहले इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर 4 व्हीलर चलाएंगे या 4 चक्का की कोई गाड़ी चलाएंगे, तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सीट बेल्ट पहन के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, बेसिक चीज़। उसके बाद हेडलाइट अगर जल रहा है, प्रॉपर इंडिकेटर जल रहा है, इंडिकेटर में ट्यूनिंग है या नहीं, आपकी गाड़ी में मिरर है या नहीं, ठीक है। और गाड़ी क्या है, जो एक चाल है उसके चाल के अनुरूप चलना चाहिए, जो निर्देश दिया गया है। इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो सड़क दुर्घटना में क्या है,
कमी आ सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्या है कि सड़क दुर्घटना हुई मौतों की संख्या में 9.4% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में बताया कि देश में सड़क दुर्घटना मरने वालों की संख्या 2021 में से बढ़ के हमेशा बढ़ ही रही है। ये इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार से काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है अगर बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2022 में लगातार ये बढ़ रही है 4,77,000। हालांकि 2019 में कमी आई थी, फिर क्या है कमी आई थी, अब क्या है कि यह जो है फिर कमी जो है 2020 से 21 में बढ़ गया, फिर 21 से 22 में बढ़ गया। तो यह क्या है कि कमी जो है फिर से बढ़ गया। इसमें क्या है, इसमें भी 2018 से 19 में मौत की संख्या में वृद्धि हुई थी, वहीं 19 से 20 में मौत की संख्या में क्या हुई थी, कमी आई थी। फिर क्या है, इसमें वृद्धि हुई, फिर 2022 में वृद्धि हुई। और सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में अगर सड़क दुर्घटना मृत्यु हुई तो वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि लगभग जो है 13-14% है। फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तीन बातों का ध्यान रखें। बिहार का भी स्थान इसमें 7वां स्थान है, बिहार का, इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि बिहार का हम लोग यूपीएससी का और बिहार एसएससी और बिहार दरबार का जब देने जा रहे हैं तो वहाँ करंट अफेयर का इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अमृतसर में अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचे पुल पर लहराया गया। तो अटारी सीमा कहाँ पर है, अमृतसर में 418 फुट। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा स्थापित इस राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को किया गया। इसमें पूर्व अटारी सीमा पर 360 फुट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज मार्च 2017 में स्थापित। मतलब क्या है, 360 फुट पहले था, अब 418 है। किंतु क्या है, बाद में 5 माह के पश्चात अगस्त में क्या है कि पाकिस्तान ने अटारी से लगे बाघा क्षेत्र में 400 फुट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित कर दिया था। अटारी सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नया स्थापित राष्ट्रीय ध्वज पाकिस्तान के ध्वज से 18 फुट ज्यादा ऊंचा है। 418 फुट लंबे इस पोल की अधिकतम ऊंचाई 40 मंजिला भवन जितनी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ध्वज के पोल पर चौकसी व्यवस्था भी तैनात है, ये भी ध्यान रखना है। लगभग 40 मंजिला भवन जितनी ऊंची है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी समापन है। मेरा युवा भारत का शुभारंभ, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे क्या है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 2023 यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन हुआ। साथ ही 12 मार्च 2021 से शुरू हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी औपचारिक समापन हो गया तथा अमृत काल की शुरुआत हो गई। इस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया गया। देश भर के सभी गांवों में से 7500 स्थानों से एकत्र कर लाई गई पवित्र मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका व अमृत महोत्सव स्मारक शिलान्यास का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही 2021 में शुरू हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी औपचारिक समापन हो गया तथा अमृत काल की शुरुआत होगी। इस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन 31 अक्टूबर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया गया था। देश के सभी गांवों से 7500 स्थानों से एकत्र की गई लागी पवित्र मिट्टी से क्या है, कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका के व अमृत उत्सव के स्मारक का शिलान्यास हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह क्या योजना शुरू की गई थी, जिसमें क्या है कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी। देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों या विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव का पुरस्कार भी प्रधानमंत्री ने प्रदान किए। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, गुजरात और संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान तीसरे स्थान के लिए, जबकि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तीसरे स्थान, संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय रहे। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे।
तो सबसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों में कौन थे? जम्मू कश्मीर, गुजरात और संयुक्त रूप से हरियाणा, राजस्थान। चलिए, तो ये सब कार्य जो है हुआ, जिसके अंतर्गत लगभग 1000 दिन चले आज़ादी के अमृत महोत्सव AKAM के दौरान भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विश्व में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के उदय, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग, शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के उदय, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, नए संसद भवन का उद्घाटन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होना, निर्यात, कृषि उपज में नए रिकॉर्ड, वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क का विस्तार, अमृत भारत स्टेशन अभियान की शुरुआत, देश में पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, नमो भारत, 65,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण, मेड इन इंडिया 5G की शुरुआत, विस्तार, कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत का उल्लेख अपने संबोधन में उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक की यात्रा पूरी की तरह गुलामी के कई प्रतीकों को भी हटा दिया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, नौसेना के नए प्रतीक चिन्ह, अंडमान निकोबार द्वीपों की परेड ग्राउंड, जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा, साहिबजादे की स्मृति में वीर बाल दिवस और हर वर्ष 14 अगस्त को विभिन्न विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया का उद्देश्य संबोधन में किया गया। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही माय भारत के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री माय भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह युग देश के प्रत्येक युवा के लिए वो एक मंच पर लाने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम बनेगा, और बताया कि युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा प्रारंभ की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। इसके तहत 2047 तक जब देश की आज़ादी 100 वर्ष मनाएगा तो विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। 2047 तक आज़ादी के 100 साल तक बनाने का जो है विकसित राष्ट्र बनाने का जो है आह्वान किया। चलिए हम लोग देखते हैं संसद में विशेष सत्र में नए संसद भवन का विधायी कार्य प्रारंभ। पुराने संसद भवन का नाम क्या होगा? अब होगा संविधान सदन। इसको हम लोग देखते हैं। भारत में संसद के 3 सत्र समाप्त प्रतिवर्ष होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होकर विशेष परिस्थितियों में ही अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। मानसून सत्र जुलाई में शुरू होकर अगस्त तक चलता है तथा शीतकालीन सत्र नवंबर से शुरू होकर दिसंबर माह तक चलता है। विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार की सलाह पर विशेष सत्र राष्ट्रपति द्वारा आहूत किए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात अब तक केवल 9 अवसरों में ही विशेष सत्र बुलाया गया है। तो इन बातों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है सितंबर 2023 को बुलाया गया। इसमें विशेष सत्र, इस विशेष सत्र के शुरू होने से एक दिन पूर्व 17 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने नए संसद भवन में तिरंगा फहराया। देश के संसदीय इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया। पहले इनका कामकाज पूरे संसद भवन में ही हुआ, पुराने संसद भवन, जबकि दूसरे दिन का नए संसद भवन में विधायी कामकाज शुरू हुआ। पहले दिन 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में सांसदों की अंतिम बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस पुराने संसद भवन की कार्रवाई का अंतिम दिन क्या था? 19 सितंबर। ये इम्पोर्टेंट है। 19 सितंबर को क्या हुआ? पुराने संसद भवन में अंतिम कार्रवाई हुआ था। इसके साथ ही नया संसद भवन अब आधिकारिक रूप से देश की नई संसद हो गई, जबकि पुराने संसद को अब संविधान सदन नाम दिया गया है। ठीक है। 19 सितंबर को ही नए संविधान सभा में विधायी कार्यों की शुरुआत। वर्षों से लंबित महिला आरक्षण 128वां विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया, प्रस्तुत करके सरकार ने विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त कर यह विधेयक चर्चा के पश्चात 452 और 2 के भारी बहुमत से 20 दिसंबर को पारित हो गया, जबकि राज्यसभा में 21 सितंबर प्रस्तुत उसी दिन सर्वसम्मति से पारित हो गया। महिला आरक्षण विधेयक ये किसे समझे? 128वां संविधान संशोधन। जैसे हमने देखा इन सब बातों का हमको ध्यान रखना है। जैसे क्या है, महिला
आरक्षण अधिनियम नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम था। तो ये भी एक टॉपिक है। इस टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, छोटा छोटा वीडियो बने। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में करते हैं, यानी कि पार्ट 3 में इस वीडियो को हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब करंट अफेयर का चलेगा तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।